जाता है जहाँ पर सुमो अपने पपेट के साथ होता है। फिर हमें शैंग को दिखाया जाता है जो कि फैंग के साथ यूनान सिटी की तरफ जा रही होती है और इसी बीच उसे रास्ते में एक फ्रूट मिलता है जिसे वो खाने की कोशिश करती है और फैंग उसे ये कहते हुए रोक देता है कि तुम इसे खा नहीं सकती क्योंकि ये यूनान सिटी का एक ट्रेजर है। और फिर उसे कहने लगता है कि मुझे सुबह होने से पहले पहले माउंटेन की टॉप पर पहुंचा दो, जिस पर शैंग उसे गुस्से से नीचे उतार देती है और कहती है कि अगर इतना जल्दी है तो तुम खुद ही चले जाओ। जिसे देखकर फैंग अपनी पावर को यूज करके वहां पर अपनी पूरी बॉडी को क्रिएट करता है, जिसे देखकर शैंग हैरान हो जाती है क्योंकि इससे पहले उसने ऐसा कुछ कभी नहीं देखा था। और फिर फैंग की बॉडी उसे कहने लगती है कि प्लीज मुझे जल्द से जल्द माउंटेन की टॉप पर पहुंचा दो। और फिर हमें बताया जाता है कि असल में वो यूनान सिटी का क्राउन प्रिंस है और जिसका नाम जिनलैन है। जिस पर शैंग उसे कहती है कि क्या ये सच में तुम्हारा याद है, जिस पर यूनलैन उसे कहता है कि हाँ। जिस पर शैंग उसे पूछती है कि अगर ऐसा है तो तुम इससे पहले मुझे कभी क्यों नहीं दिखे, जिस पर ज़ेन उसे कहता है कि मैं सिर्फ आसमान साफ होने पर ही दिखाई देता हूँ। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शैंग फैंग को अपने कंधे पे लेकर वहां से तेजी से भागने लगती है। फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग माउंटेन की टॉप पर पहुंच जाते हैं और जिसके बाद फैंग उसे कहता है कि अब जरा तुम उस रिंग को रब करो। जिसके बाद शैंग उस रिंग को रब करने लगती है और जिस वजह से वहां पर उस रिंग के अंदर से एक बहुत बड़ी लाइट निकलती है जो कि सीधा आसमान तक चली जाती है और उस लाइट से वहां के कुछ गॉड्स अट्रैक्ट होकर जमीन पर आ जाते हैं जो कि अलग अलग तरह के गॉड्स होते हैं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि गॉड लेंशी उस रिंग को अपने सिर से लगाता है जिस वजह से फैंग सीधा जिनलैन की बॉडी में चला जाता है और फिर वो उसे बताने लगता है और ये मेरी वाइफ है जिसका नाम बेइंग है। और फिर बेइंग शैंग की तारीफ करने लगती है और उसका शुक्रिया अदा करती है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर जिनलैन शैंग से कहता है कि अब सुबह होने ही वाली है और जिनलैन शैंग से कहता है कि मेरी वाइफ तुम्हें जाने से पहले अलविदा कहना चाहती है। और फिर वो जाने से पहले उसे कहता है कि तुम उस फ्रूट को बिल्कुल मत खाना क्योंकि वो सही वक्त आने पर तुम्हारी मदद जरूर करेगा। और फिर ज़ेन शैंग को वो रिंग रखने को दे देता है और कहता है कि ये मेरी तरफ से तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। और जिसके बाद वो सब लोग वहां से चले जाते हैं। फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैंग को वहां पर एक गॉड मिलती है जो कि उस माउंटेन की गॉड होती है और तभी गॉड भी उस स्काई रिंग को देखकर उसे नोटिस कर लेती है। जिसके बाद शैंग उसे बताती है कि ये रिंग मुझे किसी आदमी ने दी जिसका हाथ उठाकर मैं यहाँ तक लाई थी और जिस वजह से क्राउन प्रिंस ने मुझे ये रिंग गिफ्ट में दी। और फिर वो गॉड उसे कहने लगती है कि तुम्हें अपने लोगों के साथ रहना चाहिए क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज्यादा खतरा है और फिर भी तुम बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो, उस स्काई रिंग ने तुम्हें खुद चुना है। और फिर वो गॉड उसे कहने लगती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें इस रिंग को छुपा कर रखना होगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शैंग उस रिंग को एक कपड़े से छुपा देती है और फिर वो गॉड शैंग को कुछ लोगों के पास ले जाती है जिनमें से वो एक को अपने पास बुलाती है और वो उसे शैंग को प्रोटेक्ट करने के लिए कहती है। जिस पर शैंग कहती है कि इसकी कोई जरूरत नहीं क्योंकि मैं अपना ख्याल खुद से रख सकती हूँ। और जिसके बाद शैंग उसे वो रोज फ्रूट दिखाती हुई कहती है कि मेरे पास एक बहुत ही बड़ा ट्रेजर है और जिसे देखकर मूरॉन्ग बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है। और फिर गॉड में उसे कहने लगती है कि चाहे जो हो जाए तुम्हें उसे छुपा कर रखना होगा। और इतना कहने के बाद वो वहां से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें प्रीस्ट को दिखाया जाता है जो कह रहा होता है कि अब समय आ चुका है और हम सबको बहुत ही ज्यादा सावधान रहना होगा और आप सभी से रिक्वेस्ट है कि फिलहाल के लिए आप सब रेस्ट करिए और अपनी पावर को और भी ज्यादा इंक्रीज करें। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहां पर वो क्राउन प्रिंस आ जाता है। जिसके बाद उस प्रीस्ट की नजर उसके हाथ पर जाती है और स्काई रिंग को गायब देखकर वो उसे कहता है कि आखिर वो स्काई रिंग कहां पर है। जिस पर ज़ेन कहता है कि मैंने तो उसे एक लड़की को एज अ गिफ्ट दे दिया क्योंकि उसने मेरी बहुत मदद की। जिसे सुनकर वो प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और उसे कहने लगता है कि क्या तुम्हें पता है कि आखिर तुमने क्या किया, वो रिंग हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो एक राजा की पहचान होती है और अगर वो किसी और के हाथ लग गई तो फिर क्या होगा। जिस पर ज़ेन उसे कहता है कि मैंने उसे वो रिंग नहीं दी बल्कि उस रिंग ने खुद ही उसे चुना है। और फिर उसे कहता है कि रही बात उस सील की तो मुझे यकीन है कि वो उस सील को मेरे लिए जरूर खोल देगी। जिस पर वो मास्टर कहता है कि अच्छा वो फोर्थ सील तक तो खोल देगी। और फिर उस लास्ट सील का क्या और क्या उसके पास इतनी पावर है कि वो उसे खोल सकती है। जिस पर ज़ेन कहता है कि फिलहाल तो नहीं। जिस पर वो प्रीस्ट बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है और कहता है कि अब तुम ही बताओ कि तुम कौन से इनके लोगों को कैसे हराओगे। जिस पर ज़ेन उसे कहने लगता है कि अगर हम उस लड़की को अच्छे से ट्रेन करें तो वो बहुत ही पावरफुल बन जाएगी और जिस वजह से वो सील को भी खोल पाएगी। और फिर वो उस प्रीस्ट को बताने लगता है कि मैं जब वहां से आया तो मैंने वहां पर सुमो को देखा और लगता है कि सुमो वापस आ चुका है अपना बदला लेने के लिए। और जैसा कि बेंगिंग सिटी के लोगों ने उनके प्रॉमिस को तोड़ा है और मुझे लगता है कि वो इस बार अपना बदला लेने के लिए ही वापस आया है तो इस बार तो वो उसका साथ नहीं देने वाली। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक वुपेन नाम के लीडर को दिखाया जाता है जहाँ पर वो लोग मीटिंग कर रहे होते हैं और जहाँ पर उनके एक मेंबर के मीटिंग में लेट आने की वजह से वो उसे मौत की सजा सुना देता है और उस लड़के का नाम यूनहैन होता है। और फिर वो लीडर उसे अपनी तलवार से मार देता है। और फिर हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सिपाही मिलकर उस आदमी के डेड बॉडी को वहां से एक खाई में फेंक देते हैं। जिसके बाद वो दो गार्ड्स अपने जनरल के बारे में बात करते हैं और कहते हैं कि आखिर हमारा जनरल कैसा है, इसके पास तो दिल भी नहीं, भला अपने ही साथियों को कौन मारता है। जिस पर वो दूसरा गार्ड कहता है कि हमें उनके बारे में बात नहीं करनी चाहिए क्योंकि अगर किसी को पता चल गया तो वो हमें भी जान से मार देगा। और फिर हमें यूनहैन को दिखाया जाता है जो कि अपने गार्ड के साथ मिलकर एक प्लान बना रहा होता है कि वो कहां से अटैक करेंगे। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुमो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपनी पावर को यूज करके बाई उनका पता लगाता है और जहाँ पर उसे ये पता चलता है कि वो अब भी जिंदा है। और तभी वहाँ पर गॉड में आ जाती है और सुमो से कहता है कि क्या गॉड्स ने भी झूठ बोलना स्टार्ट कर दिया और कहता है कि तुमने कहा था कि वो मर चुकी है। जिस पर गॉड में मुस्कुराते हुए उससे पूछते हैं तो क्या इसका मतलब ये है कि तुमने शैडो कंसंट्रेशन में मास्टर कर लिया। जिस पर सुमो उसे कहता है कि हाँ तो। जिस पर गॉड में उसे कहती है कि तुमने जिसे देखा वो इंसान नहीं थी क्योंकि वो 90 साल पहले ही मर चुकी है। जिसके बाद गॉड में उसे उसके बारे में भूल जाने के लिए कहती है। जिस पर सुमो कहता है कि वो बस मेरे पास का एक हिस्सा थी और मैं अपने पास से नहीं जुड़ा। जिस पर गॉड में उसे पूछती है कि सच में ऐसा ही है। जिस पर सुमो उसे कहता है कि वो बस मेरे लिए अच्छी थी क्योंकि उसने बाकी लोगों की तरह वर्मी ट्राइब के लोगों को स्लेव की तरह यूज नहीं किया। जिस पर गॉड में उसे पूछती है कि क्या बस यही रीजन है। जिस पर सुमो खामोश हो जाता है और फिर वो वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैमलिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है और फिर हमें वहां पर एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम लेडी रुई होता है। और फिर वो सुमो से जा मिलती है और उसे देखकर बहुत खुश हो जाती है और कहती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम मेरे सामने खड़े हो। और फिर उसे कहती है कि सुमो मरमेड्स को बहुत लंबे समय से स्लेव के रूप में रखा गया है और हम सब अपने गुस्से और नफरत को काबू में रखकर जी रहे हैं इस उम्मीद में कि एक ना एक दिन हम लोग समुद्र में वापस जाएंगे। और फिर हमें बताया जाता है कि 100 साल पहले बेंगी ने मरमेड ट्राइब से एक डील किया था जिसके अकॉर्डिंग अगर मरमेड ट्राइब इन लोगों की हेल्प करती है कॉन्ग को हराने में तो मरमेड ट्राइब को स्लेव की जिंदगी से आजाद कर दिया जाएगा और उन्हें समुद्र में वापस जाने को दिया जाएगा। और मरमेड ट्राइब ने बिल्कुल ऐसा ही किया। उन लोगों ने कॉन्ग को हराने में उन सबका पूरा साथ दिया और फिर बेंगी ने उन्हें धोखा दे दिया और जब कंग्यू एम्पायर बना तो उन लोगों ने मरमेड ट्राइब पर पहले से ज्यादा जुल्म करना स्टार्ट कर दिया। और फिर सुमो कहता है कि ये सभी लोग हमारे दुश्मन हैं और अब जब मैं वापस आ गया हूं उन लोगों को इसकी कीमत चुकानी होगी। जिस पर लेडी रुई कहती है कि तुम हमारे सीकिंग हो। और फिर लेडी रुई की नजर उसके पपेट की तरफ जाती है जिसे देखकर वो सुमो से कहती है कि ये तो बिल्कुल सोनो की तरह लगता है। जिस पर सुमो कहता है कि ये वही है। और फिर हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैंग और मूरॉन्ग जंगल में होते हैं और जहाँ पर शैंग फूलों को देख रही होती है और तभी उस पर एक सांप आकर हमला कर देता है पर वो स्काई रिंग एक्टिवेट होकर उसे बचा लेती है जिससे वो सांप दूर जाकर गिर जाता है और जिसे देखकर शैंग हैरान हो जाती है और शैंग की आवाज को सुनकर मूरॉन्ग भी वहीं पर आ जाता है जिसे देखकर शैंग अपनी रिंग को छुपाने लगती है और वो उससे आकर पूछता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर वो हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि यहाँ पर बस एक सांप था जो कि अब जा चुका है। जिसके बाद हमें रात का सीन दिखाया जाता है और जहाँ पर वो लड़की शैंग को ताओ युआन प्रीफेक्चर के बारे में बताती है जो कि ज़ेई कंट्री के 12 प्रीफेक्चर्स में से एक है जो कि एक पीच ब्लॉसम गार्डन की तरह होता है और इसी को ताओ युआन प्रीफेक्चर कहा जाता है। जिस पर शैंग खुश होते हुए कहती है कि तो फिर तो ये बहुत ही अच्छी जगह होगी। और तभी हमें दिखाया जाता है कि कोई इन पर दूर से नजर रख रहा होता है और फिर मूरॉन्ग पास बैठे उस आदमी को याओ ग्रास देता है जिसे देखकर वो आदमी बहुत ही ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तो बहुत ही ज्यादा रेयर है और मैं इसे नहीं ले सकता। जिस पर वो कहता है कि ये मेरी तरफ से एक फेवर है। जिसके बाद वो आदमी उसे रख लेता है और फिर उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बता सकते हो कि मैं याओ ग्रास को अच्छी कीमत में कहां पर बेच सकता हूं। और जिसे देखकर वो दूर खड़ा आदमी कहता है कि अगर मैं इसे गैमलिंग हाउस में बेच दूं तो मैं बहुत ही ज्यादा अमीर हो जाऊंगा। और जिसके बाद वो वहां से चला जाता है और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहां पर शैंग और मूरॉन्ग कहीं पर जा रहे होते हैं और इसी बीच शैंग की वो स्काई रिंग अपने आप ग्लो करने लगती है जिसे देखकर शैंग उसे छुपा लेती है और मूरॉन्ग उसे पूछने लगता है कि क्या तुम ठीक हो। जिस पर शैंग कहती है कि नहीं ऐसा कुछ नहीं है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उन पर कोई तीरों से हमला करता है और उस तीर पर लगे मार्क को
को देखकर वो आदमी कहता है कि हम पर हमला मत करो क्योंकि हम लोग ताओ यान प्रोफेसर के रेजिडेंस हैं और हम लोग बुरे इंसान नहीं है। जिसके बाद उनमें से एक आदमी बाहर आते हुए कहता है कि आज सुबह हमारे जनरल ने ये ऑर्डर दिया है कि जो भी त्यान क्यू से आज यहाँ पर आए वो सब मारे जाने चाहिए। जिसके बाद वो लोग उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसे देखकर मू लोंगशेन को लेकर वहां से भागने लगता है और वो लोग एक स्टोन के पीछे जाकर छुप जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी रियो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो एक आदमी से इन्फॉर्मेशन ले रही होती है और जिसके बाद वो थोड़ी परेशान हो जाती है। तभी वहाँ पर सुमो आ जाता है और उसे कहता है कि तुम्हें इतना परेशान होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि वो लोग अवेकिंग स्क्वाड को ढूंढने के लिए नहीं आए थे। जिस पर रुई उसे कहती है कि वाइन ईगल को बहुत समय से नहीं देखा गया है और अगर वो लोग उसे नहीं ढूंढ रहे हैं तो फिर वो क्यों आए थे। जिस पर सुमो उसे कहता है कि क्राउन प्रिंस कॉन्ग सांग के हाथ की सील खुल चुकी है और कांगलू एम्पायर को इसी चीज का डर था और अब लगता है कि हमारे पास वक्त बहुत ही कम है। जिस पर रुई उसे कहती है कि हम लोगों को पहले से ज्यादा केयरफुल रहना होगा। जिस पर सुमो उसे कहता है कि उन्हें जो करना है करने दो, आखिरकार वो सब के सब मेरे हाथों मरने वाले हैं। और तभी वहाँ पर वो मोटा आदमी फिर से आ जाता है और उसे इन्फॉर्मेशन देने लगता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें एक लड़की को दिखाया जाता है जिसका नाम टिंग होता है जो कि मर्मे ट्राइब से बिलोंग करती है और फिर हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जिसका नाम शी जिंग होता है जो कि कॉन्ग सांग ट्राइब से बिलोंग करता है और जहाँ पर शी जिंग उससे पूछता है कि टिंग क्या तुम्हें रूमर्स पर भरोसा है। जिस पर टिंग उसे कहती है कि हाँ मुझे यकीन है कि हमारे सीकिंग वापस आएंगे, देर से ही सही पर हमारे मर्मे ट्राइब के हीरो यून हॉन्ग में वापस जरूर आएंगे। जिस पर शी जिंग उसे कहने लगता है कि तुम्हारे मुताबिक सुमो तुम्हारा हीरो है। जिस पर टिंग उसे हाँ में जवाब देती है और शी जिंग आगे कहता है कि आखिर ये कैसा हीरो है और इतना कहने के बाद वो उठ खड़ा हो जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुमो को दिखाया जाता है जो कि अपने रूम में आराम से लेटा हुआ होता है और जहाँ पर एक सर्वेंट उसके लिए पानी लेकर आ जाती है और उस लड़की को देखकर उसका पपेट हंसने लगता है। जिसके बाद उस सर्वेंट सुमो के करीब जाने की कोशिश करती है पर तभी वो पपेट आकर उस पर हमला कर देता है और उसे जान से मार देता है। और फिर हमें वापस से शी जिंग को दिखाया जाता है जो कि अपनी एक इमेजिनेशन वर्ल्ड में सुमो से फाइट कर रहा होता है और फिर हमें वापस से सुमो को दिखाया जाता है और जैसे उसकी आंख खुलती है उस पपेट को आवाज देता है। वो देखता है कि उसके पपेट ने उस सर्वेंट को मार डाला। जिसके बाद उसे पूछता है कि आखिर तुमने उसे क्यों मारा। जिस पर उसका पपेट एक इविल हंसी हंसने लगता है। जिसके बाद वो कहने लगता है कि आजकल तुम पहले से ज्यादा डिसोबीडिएंट हो गए हो। और फिर हमें वापस से शी जिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर टिंग शी जिंग को उसे फाइटिंग स्किल सिखाने के लिए कहती है। जिस पर शी जिंग उसे कहने लगता है कि तुम्हारी जिंदगी यहाँ नहीं है, तुम्हें समुद्र में जाकर रहना चाहिए और इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम अपनी जिंदगी को जियो और मैं तुम्हारे ओनरशिप के पेपर्स को भी चला दूंगा और जिसके बाद तुम यहाँ से आजाद हो जाओगी। जिस पर टिंग उसे कहती है कि भला मैं आपको छोड़कर कैसे जा सकती हूँ, मुझे आपके साथ रहना है। जिस पर शी जिंग उसे कहने लगता है कि तुम्हारा हीरो तो सुमो है ना और उसी की वजह से मैं टावर से कूद गई। जिस पर टिंग उसे कहती है कि आप सारा का सारा ब्लेम सुमो पर डाल रहे हो जबकि इसमें क्राउन प्रिंस की भी गलती है और कॉन्ग सांग के सारे लोग छूटे हैं। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि शी जिंग उसे एक थप्पड़ मारता है जिसके बाद वो रोने लगती है और कहती है कि गलती मेरी ही है, मैं कैसे भूल जाती हूँ कि बेइंग आपकी छोटी बहन थी। और कॉन्ग सांग के लोगों ने जो हमारे साथ किया है उसे सोचकर मुझे बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। और फिर टिंग उसे कहती है कि आप हम सबसे बहुत ही ज्यादा नफरत करते हो तो फिर आप हम सबको समुद्र में वापस क्यों नहीं भेज देते। और फिर शी जिंग उसे कहने लगता है अब तुम्हारा दिल ऐसा बन चुका है कि तुम सही और गलत का पता लगा सकती हो क्योंकि अब तुम बड़ी हो गई हो। और फिर शी जिंग उसे कहने लगता है कि कल सुबह हमें तेनियान सिटी में जाना होगा और सुमो से जाकर मिलना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें कैमलिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रूही खड़ी होती है और तभी वहाँ पर सुमो भी आ जाता है और फिर वो लोग एक रूम के अंदर चले जाते हैं जहाँ पर सुमो उसे कहता है कि लास्ट टाइम जब मैंने आपको देखा था तब आप बहुत ही ज्यादा सुंदर और एक शांत लड़की हुआ करती थी तो फिर अब आपने इस कैमलिंग हाउस को ओपन क्यों किया। जिस पर रूही कहती है कि ये मेरा बिजनेस है। जिस पर सुमो उसे कहता है कि क्या आपको पता है कि कैमलिंग हाउस में किस तरह के लोग आते जाते रहते हैं। जिस पर रूही कहती है कि क्या तुम जानना चाहते हो कि मैं अपनी फैमिली को छोड़कर यहाँ पर क्यों आई। और फिर वो उसे बताती है कि सुन जाओ पर गवर्नमेंट का बहुत ही ज्यादा प्रेशर था और जिस वजह से उसे मुझे अपने घर से निकालना पड़ा। पर जाते जाते उसने मुझे ये सिंबल दिया और जिसमें लिखा हुआ था टू हाइडेड गोल्डन बर्ड सिंग और ये सबसे ज्यादा हाईएस्ट पोजीशन वाले को ही मिलता है पर उसने मुझे इसे एज अ गिफ्ट दे दिया और इसकी मदद से मैं यून सिटी में आ जा सकती हूँ और दूसरे लोगों की मदद भी कर सकती हूँ। जिस पर सुमो उसे कहता है कि अच्छा तो गवर्नमेंट हमारी मदद करेगी, क्या तुम पागल हो गई हो। जिस पर रूही गुस्सा हो जाती है और कहती है कि देखना वो जरूर मुझसे शादी भी करेगा। जिस पर सुमो उसे कहता है कि भला एक मर्मेड ट्राइब की लड़की से कोई शादी क्यों करना चाहेगा और उसने पहले तुमसे यही वादा किया था पर उसने अभी तक उसे नहीं निभाया। जिसके बाद रूही थोड़ी दुखी हो जाती है पर फिर वो मुस्कुराती है और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर उसकी एक मेड आ जाती है और फिर वो उसे बाहर बुलाने लगती है। जिसके बाद वो मेड उसे कहती है कि हमारी एक मेड मारी जा चुकी है। जिस पर रूही उसे कहती है कि तो फिर इसमें हम क्या कर सकते हैं। जिस पर वो मेड उसे कहती है कि पर वो लड़की सुमो के रूम में मारी गई है। जिस पर रूही उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम यंग मास्टर पर शक कर रही हो और फिर रूही उस डेड बॉडी को ठिकाने लगाने के लिए कहने लगती है। जिसके बाद रूही वापस से सुमो के पास आ जाती है और वो उसे कहने लगती है कि अगर तुम्हें हमारी सर्विसेज पसंद नहीं आई तो तुम ये बता भी सकते थे, तुम्हें इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी। जिसके बाद सुमो उसे सारी बातें बता देता है कि कैसे उसके पपेट को कोई और कंट्रोल नहीं कर सकता और जब वो सो रहा था तो वो लड़की उसके रूम में आ गई थी और इसलिए न्यू ने उसे मार डाला। जिसके बाद सुमो उसे बताता है कि मैंने न्यू की सोल को स्टॉल में डाल दिया था पर मुझे क्या पता था कि ये खुद से ही मूव करने लगेगा। जिसके बाद रूही उसे अपना ख्याल रखने के लिए कहती है और फिर सुमो अपने रूम में आराम करने के लिए चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस हॉल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सारे के सारे लोग गैम्बलिंग कर रहे होते हैं और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि एक आदमी लगातार जीत रहा होता है और जिसके बाद वो शी जिंग से कहने लगता है कि तुम्हारे पैसे कहाँ हैं, तुम्हें भी देना होगा। और जहाँ पर हमें पता चलता है कि असल में शी जिंग उस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि वो आदमी उसे कहने लगता है कि तुम्हें हमें पैसे देने की कोई जरूरत नहीं बल्कि तुम इस लड़की को हमें दे दो। जिस पर शी जिंग टिंग से कहता है कि क्या तुम इनके साथ जाना चाहती हो। जिस पर वो आदमी उसे कहता है कि आखिर तुम इससे क्यों पूछ रहे हो, ये तो तुम्हारी नौकर है। जिस पर टिंग उसे कहती है कि मैं वही करती हूँ जो मेरा मास्टर मुझसे कहता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि जैसे ही वो आदमी टिंग की तरफ बढ़ने लगता है टिंग उसे एक जोरदार किक मारती है। जिसके बाद शी जिंग उसे कहता है कि वेरी गुड। जिसके बाद शी जिंग उन लोगों से कहता है कि मैं एक और बार गैम्बलिंग करना चाहता हूँ पर इस बार मैं टिंग को दांव पर नहीं लगाऊंगा बल्कि अपनी स्वॉर्ड को दांव पर लगाऊंगा। और इस स्वॉर्ड को देखकर वो लोग हैरान हो जाते हैं और कहने लगते हैं कि ये तो यून सिटी के पहले स्वॉर्ड मास्टर शी जिंग का वेपन है। और जिसके बाद वो आदमी उससे माफी मांगने लगता है और फिर हमें रूही को दिखाया जाता है जो सुमो से कह रही होती है कि नीचे कोई स्पेशल गेस्ट आया हुआ है। जिसके बाद हमें वापस से शी जिंग को दिखाया जाता है जो कि टिंग से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए पर टिंग उसके हाथ को पकड़कर उसे कहीं ले जाने लगती है और कहती है कि चलो यहाँ से, मुझे तुम्हें कुछ दिखाना है। और यहाँ सुमो रूही से कहता है कि हमें जाकर शी जिंग से मिलना चाहिए क्योंकि मुझे उससे कुछ इंपॉर्टेंट बात भी करनी है। और तभी रूही की नजर न्यू पर जाती है जो कि उसे बहुत ही अजीब नजरों से देख रहा होता है और जिस वजह से वो बहुत ही ज्यादा डर जाती है। और यहाँ शी जिंग टिंग से कहता है कि मैं अंदर नहीं जा सकता, तुम अकेले ही जाओ। पर तभी सुमो रूम के बाहर आ जाता है और सुमो के सामने देख शी जिंग को बहुत ही गुस्सा आता है और वो सीधा जाकर उस पर हमला कर देता है जिस वजह से सुमो के फेस पर एक कट लग जाता है। और फिर वो उसे कहने लगता है कि बहुत दिन बाद मिल रहे हो। और फिर रूही उन दोनों से अंदर आकर आराम से बैठकर बात करने के लिए कहती है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि टिंग सुमो की तारीफ करती है और उसे कहती है कि मैं बहुत दिनों से आपसे मिलना चाहती थी पर मुझे यकीन नहीं हो रहा कि आप मेरे सामने ही है। और कहती है कि आप तो हमारे हीरो हैं। जिस पर शी जिंग खड़ा हो जाता है और टिंग से कहने लगता है कि टिंग अब हमें यहाँ से वापस चलना चाहिए। पर तभी रूही टिंग को बाहर ले जाती है और उससे बातचीत करती है और यहाँ अंदर सुमो और शी जिंग के बीच में फाइट होती है और जहाँ पर उनके बीच होने वाली फाइट की आवाज से टिंग यहाँ परेशान हो जाती है और वो कहने लगती है कि अगर ऐसे ही चलता रहा तुम दोनों में से कोई एक आज बहुत बुरी तरीके से जख्मी हो जाएगा। और इतना कहने के बाद वो दोनों को रोकने के लिए आगे बढ़ती है और लेडी रूही उसको रोकते हुए पूछती है कि हाँ और अगर ऐसा है तो तुम किसके जख्मी होने की
उम्मीद कर रही हो। और फिर हमें वापस से शी जिंग और सुमो को दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो अपने पपेट से शी जिंग पर हमला करता है और शी जिंग अपनी स्वॉर्ड से उस पर काउंटर अटैक करने की कोशिश करता है और फिर सुमो अपने पपेट से शी जिंग पर लगातार हमला करता रहता है। और यहाँ लेडी रुई टिंग से कहती है कि अगर शी जिंग ने मर्मेड ट्राइब के दुश्मनों का साथ दिया तो मिस टिंग तुम किसकी ज्यादा लॉयल हो, अपने मास्टर की या अपने मर्मेड ट्राइब की, और अगर उसने हमारे यंग मास्टर को मारने की कोशिश की तो फिर क्या होगा, और एक मर्मेड अवेकन आर्मी का हिस्सा होने के नाते तुम क्या करने वाली हो। जिस पर टिंग गुस्से से कहती है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं उसे जान से मार दूंगी। जिस पर लेडी रुई से कहती है कि बहुत बढ़िया, और कहती है कि तुम अपने सिबलिंग से अलग हो जिन्होंने अपनी कंट्री को धोखा दिया। और तभी शी जिंग बाहर आ जाता है और टिंग से कहता है कि चलो यहाँ से चलते हैं। और टिंग उसके पास जाकर उसे कहती है कि मास्टर हमारे यंग मास्टर पर हमला मत कीजिए। जिसके बाद शी जिंग उसके साथ वहाँ से चला जाता है और फिर वो लोग वहाँ से बाहर आ जाते हैं जहाँ पर टिंग उसे कहती है कि क्या हम लोग यहाँ पर मास्टर मूरों का वेट नहीं करेंगे। जिस पर शी जिंग उसे कहता है कि मैं उस आदमी को दोबारा नहीं देखना चाहता। और फिर उसे बताता है कि क्या तुमने उस पपेट को देखा, वो एक क्रैक था और सुमो ने अपने हाफ ईविल को उसके अंदर डाल दिया ताकि वो पपेट और ज्यादा पावरफुल हो जाए। और फिर उसे कहता है कि मुझे फॉरबिडन टेक्निक्स के बारे में ज्यादा कुछ तो नहीं पता पर मुझे थोड़ा बहुत बाई ने बताया था और अभी फिलहाल दो अपोजिट सोल्स सुमो के कॉन्शियसनेस के अंदर फाइट कर रही हैं और अगर उसने उन्हें जल्दी कंट्रोल नहीं किया तो वो खुद उसे कंट्रोल कर लेगी। और फिर उसे बताता है कि ईविल पावर ज्यादा ताकतवर हो रही है। और फिर वो टिंग से कहता है कि तुम जाओ और जाकर गैमलिंग हाउस में मूरों का वेट करो और जाकर देखो कि मूरों अभी तक आया है या नहीं। और जिसके बाद टिंग वहाँ पर गैमलिंग हाउस के अंदर वापस चली जाती है और जहाँ पर उसका सामना लेडी रुई से फिर से हो जाता है। और फिर वो लेडी रुई को उस क्रैक के बारे में बताती है जिस पर लेडी रुई से कहती है कि तुम्हें इसके बारे में परेशान होने की जरूरत नहीं है। और फिर हमें उसी जनरल को दिखाया जाता है जिसके पास एक सोल्जर आकर कहता है कि कॉन्ग के फॉर्मर जनरल शी जिंग यहाँ पर आ चुके हैं। जिस पर वो जनरल एक एडिशनल वाइंड ईगल को ताइयन प्रोफेसर की तरफ भेजने के लिए कहता है और जिसके बाद वो अपने मन में कहता है कि इतने सालों से गायब रहने के बाद आखिर अचानक से वापस आ जाने का क्या मतलब, और शी जिंग आखिर तुम्हारा क्या मकसद है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें क्राउन प्रिंस को दिखाया जाता है जिसके पास दो लोग आकर कहते हैं कि कांगलू एम्पायर ने एक और वाइंड ईगल को तैनात करने का ऑर्डर दिया है। और जिस पर वो प्रीस्ट क्राउन प्रिंस से कहता है कि वो लड़की जिसने स्काई रिंग को पहना हुआ है वो इतनी ताकतवर नहीं है। जिस पर क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि फिलहाल मुझे ऐसा कुछ नहीं लगता और मुझे यकीन है कि वो रिंग सेफ होगा और वो लड़की अभी तक ताऊ एंड परफेक्शन में एंटर नहीं हुई है और वहाँ पर पहले से ही बहुत सारे वाइंड ईगल है और उसे अभी मेरे सेकंड सील को ब्रेक करने के लिए जीव में जाना होगा जो कि 1000 माइल्स दूर है और ये सफर बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और हमें किसी ऐसे को ढूंढना होगा जो उसकी मदद कर सके। जिस पर उसकी वाइफ कहती है कि मैं शैंग के साथ जाने के लिए तैयार हूँ। जिस पर क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि पर दिन के वक्त ह्यूमन वर्ल्ड में जाना आखिर कैसे पॉसिबल है। जिस पर वो प्रीस्ट कहता है कि अब उस लड़की का क्या होगा। जिस पर वो क्राउन प्रिंस कहता है कि पर ह्यूमन वर्ल्ड में कोई है जो उसकी मदद कर सकता है। जिसे सुन के बाकी लोग चौंक जाते हैं और फिर क्राउन प्रिंस उन लोगों से कहता है कि शी जिंग उसकी मदद जरूर करेगा और फिलहाल वो मेरे ऑर्डर्स को नहीं सुनता पर मुझे यकीन है कि जनरल शी जिंग कॉन्ग के लिए सही डिसीजन जरूर लेंगे। और फिर बाइंग क्राउन प्रिंस से कहती है कि मैं अपने भाई को ढूंढने जाने के लिए तैयार हूँ। और फिर हमें शैंग और मूरों को दिखाया जाता है जहाँ पर शैंग मूरों को उस स्काई रिंग के बारे में बताने लगती है कि कैसे वो उसे मिला और तभी कुछ लोग उन दोनों की तलाश में वहाँ पर आ जाते हैं जिसे देखकर वो दोनों छिप जाते हैं और मूरों शैंग को स्नो रोजेस देते हुए कहता है कि इसे तुम अपने पास ही रखना क्योंकि इससे मैं तुम्हें डिटेक्ट कर लूंगा। और फिर उसे कहता है कि मैं तुमसे रुई गैमलिंग हाउस में मिलता हूँ। और इतना कहने के बाद वो वहाँ से उन लोगों का ध्यान भटकाने के लिए भाग जाता है जिसे देखकर शैंग कहती है कि पागल लड़के पहले मेरी बात तो सुनो। और फिर वो कहती है मैं तो तुम्हें बस ये बताना चाहती थी कि मेरे पास वो स्काई रिंग है और जिस वजह से हमें यहाँ से भागने की कोई जरूरत नहीं। और कहती है कि मुझे जल्द से जल्द उस गैमलिंग हाउस में जाना होगा और किसी को ढूंढकर तुम्हें बचाना होगा। और फिर वो कहती है कि पर उस गैमलिंग हाउस का रास्ता किस तरफ है और इसी बीच वो नदी के किनारे पहुंच जाती है और जहाँ पर उसे एक जख्मी आदमी दिखाई देता है जिसे देखकर वो उसे आवाज देती है और वो आदमी जैसे ही शैंग की आवाज को सुनता है वो डर के मारे पानी में कूद जाता है जिसे देखकर शैंग कहती है कि ऐसे तो ये मर जाएगा। और फिर वो उस आदमी को बचाने के लिए पानी में कूद जाती है और फिर वो उस आदमी को बचा लेती है पर उस आदमी को जैसे ही होश आता है वो शैंग पर हमला कर देता है और उसके गले को जोर से दबाने लगता है। जिस पर शैंग उसे कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, मैंने तुम्हारी जान बचाई है और तुम हो कि मुझे ही मारना चाहते हो। जिसे सुनकर वो आदमी उसे कहता है कि तो क्या इसका मतलब ये है कि तुम कांगलू एम्पायर के जासूस नहीं हो। और इतना कहने के बाद वो वहीं पर बेहोश हो जाता है और फिर शैंग उसके जख्म को याव ग्रास से ठीक करने की कोशिश करती है और फिर वो आदमी उस तीर पर लगे मार्क को देखकर कहता है कि ये तो यूनहुआन है। और जिसके बाद वो शैंग से कहता है कि क्या तुम मेरे एक मैसेज को पहुंचाने में मदद करोगी। और फिर उसे बताता है कि तुम्हें ताइयन प्रोफेसर में रुई गैमलिंग हाउस में जाना है जो कि यहाँ से 5 माइल्स दूर है और रुई गैमलिंग हाउस का नाम सुनकर शैंग चौंक जाती है और वहाँ जाकर तुम्हें मैडम रुई को इस बारे में बताना होगा और उनसे जाकर तुम्हें ये कहना है कि यांशी अपने रास्ते में एक वाइंड ईगल से मिला और फिर वो उसी रास्ते में मारा गया। जिस पर शैंग उससे कहती है कि मैं तुम्हें ठीक कर दूंगी और फिर तुम खुद ही जाकर उनसे ये सब कह देना। जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि मैं बहुत ही बुरी तरीके से जख्मी हूँ और जब मैं मर जाऊंगा तुम मेरी आंखें निकालकर बेच देना, ये तुम्हारी कीमत होगी। जिस पर शैंग उस पर गुस्सा होते हुए कहती है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिर तुम क्या बोल रहे हो और भला मैं तुम्हारी आंखों को क्यों बेचूंगी। और फिर उससे कहती है कि देखो मेरे पास तो बहुत सारी याव ग्रास है और चिंता मत करो ये तुम्हें बचा लेंगी, इससे तुम ठीक हो जाओगे। जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि मेरे जख्म याव ग्रास से ठीक नहीं होने वाले क्योंकि इसके लिए स्नो रोजेस की जरूरत होगी। जिस पर शैंग कहती है कि वो तो मेरे पास है। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैंग उस आदमी से कहती है कि शुक्र है कि मेरे पास स्नो रोजेस थी। जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि क्या तुम्हें अंदाजा भी है कि आखिर ये कितना कीमती है। जिस पर शैंग उससे कहती है कि हो सकता है कि ये बहुत कीमती हो पर इससे फर्क नहीं पड़ता क्योंकि आखिर में ये बस एक फ्रूट है और ये किसी इंसान की लाइफ की तुलना में कुछ नहीं। जिस पर वो आदमी उससे कहता है कि क्या मरमेड भी इंसान है। जिस पर शैंग उससे कहती है कि जरूर मरमेड भी इंसान है, इसमें भला क्या डिफरेंस है। और फिर वो आदमी शैंग का शुक्रिया अदा करता है और फिर वो उसे अपना नाम बताता है और फिर तभी उन पर अचानक से हमला हो जाता है जिसे देखकर वो आदमी उससे कहता है कि तुम जल्द से जल्द उस गैमलिंग हाउस की तरफ बढ़ो, तब तक मैं इसका ध्यान भटकाता हूं। और इसी बीच यांशी बहुत बुरी तरीके से घायल हो जाता है जिसे देखकर शैंग उसे बचाने के लिए आगे बढ़ती है पर फिर एक तीर आकर यांशी को लग जाता है जिसके बाद वो कहती है कि काश मैं इन तीरों को रोक पाती। और तभी उसकी रिंग में से आवाज आती है और वो रिंग उससे कहता है कि मैं तुम्हें थोड़ी पावर्स दे सकता हूं पर इसके लिए तुम्हें मुझसे एक वादा करना होगा। जिस पर शैंग मान जाती है और वो रिंग उससे कहता है कि मुझे जीव ही ले चलो। और जिसके बाद उस रिंग में से एक पावर निकलती है जिससे वो सारी तीर और वो वाइंड ईगल्स वहीं पर स्टॉप हो जाते हैं और उस रिंग की पावर को यहाँ ये रिंग भी महसूस कर लेती है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि उस रिंग की पावर से वाइंड ईगल्स वहाँ पर अनबैलेंस होकर गिर जाता है और वो दूसरा वाला उनके बाकी लोगों को लेकर वहाँ से चला जाता है। और जिसके बाद शैंग और यांशी उसमें से एक आदमी को निकालकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर हमें उसी जनरल को दिखाया जाता है जिसके पास एक सोल्जर आकर वहाँ हुई सारी घटना के बारे में उसे बता देता है कि कैसे एक रिंग में से लाइट निकली और जिस वजह से उनके वाइंड ईगल्स आउट ऑफ कंट्रोल होने लगे और उनमें से पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय हो गया। जिसे सुनकर वो जनरल कहने लगता है कि मैं उस लड़की से मिलना चाहता हूँ। और यहाँ हुई ये सारी घटना को देखकर वो प्रीस्ट कहता है कि बिंगी को उस स्काई रिंग के बारे में पता चल गया और अब वो लड़की खतरे में है। जिस पर बाइंग कहती है कि मुझे जाकर मिस शैंग से मिलना होगा। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उसी गैमलिंग हाउस का सीन दिखाया जाता है जिसके पास टिंग आकर मूरों के बारे में पूछती है और तभी वहाँ पर वही मोटा आदमी आता है और आकर उसके कान में कुछ कहता है जिसके बाद लेडी रुई वहाँ से चली जाती है। जिस पर वो मोटा आदमी उसे मूरों के पास ले जाता है जिसे देखकर लेडी रुई से पूछती है कि क्या इसके बारे में तुम्हें कुछ पता है। जिस पर वो मोटा आदमी कहता है कि जब मैंने इसे पकड़ा था इसके पास से बहुत सारी याव ग्रास पाई गई थी और ज्यादा कुछ तो नहीं पता पर ये अपना नाम मूरोंग बता रहा था। और मूरोंग का नाम सुनकर लेडी रुई चौंक जाती है और फिर वो उस मोटे आदमी को इसे आजाद करने के लिए कहती है और वो कहती है कि इस बार हमने गलत इंसान को पकड़ लिया है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि मूरोंग को होश आ जाता है और लेडी रुई वहाँ आकर शी जिंग से कहती है कि मेरे आदमियों को ये शहर के किनारे पर पड़ा हुआ मिला था और जिसके बाद वो लोग इसे यहाँ पर ले आए और इसी बीच मूरोंग से मेरे आदमियों की हाथापाई हो गई और जिसके लिए मैं बहुत ही ज्यादा शर्मिंदा हूँ। जिसके बाद मूरोंग लेडी रुई का शुक्रिया अदा करता है और फिर वो उन लोगों से शैंग के बारे में पूछता है और कहता है कि मैंने उसे अपने याव ग्रास दे दिए थे, क्या वो अब तक यहाँ नहीं पहुंची। जिस पर शी जिंग उससे कहता है कि तुम एक व्यापारी हो और तुम इतनी आसानी से किसी पर भी भरोसा कैसे कर सकते हो। जिस पर वो उससे कहता है कि मुझे गॉडेस मेई ने उसके साथ सफर करने के लिए कहा था और उसने मेरी जान भी बचाई। और फिर शी जिंग शैंग के बारे में उससे पूछने लगता है जिस पर मूरोंग उसके बारे में उसे सब कुछ बता देता है कि उसने एक वॉर में अपनी पूरी फैमिली को खो दिया और वो उस रूमर्ड फेरीलैंड को देखना चाहती थी। जिसके बाद मूरोंग उसे वो सारी बातें भी बता देता है जो शैंग ने उसे बताया था कि कैसे फैंग ने उसकी जान बचाई और उस एक हाथ का नाम सुनकर शी जिंग चौंक जाता है। जिसके बाद टिंग मूरोंग को आराम करने के लिए कहती है और जिसके बाद हमें यहाँ पर पता चलता है कि असल में शी जिंग उस लड़के को प्रोटेक्ट करने के लिए हायर किया गया है। और फिर हमें जंगल में रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर शैंग को होश आ जाता है और
और फिर शेन यांशी के पीछे जाकर उसे आवाज देती है, जिस पर यांशी उसे चुप रहने को कहता है और फिर हमें दिखाया जाता है उस मरमिट पर्सन की मौत हो चुकी होती है जिसे लोगों ने बचाने की कोशिश की थी और जिसे देखकर शेन बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है। जिसके बाद यांशी उसकी खुली हुई आंखों को बंद कर देता है और फिर वो उसकी बॉडी को उठाकर पानी में डाल देता है और उसे कहता है अब तुम अपने घर जा सकती हो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वहाँ पर बहुत सारी स्क्रीचर जेलीफिश आकर उसकी बॉडी को पानी के अंदर ले जाती है और जिसके बाद यांशी शेंग से कहता है कि अब हमें यहाँ से चलना चाहिए। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहाँ से जाने लगते हैं और यांशी बहुत ही ज्यादा जख्मी होने के कारण उसके कदम लड़खड़ाने लगते हैं, जिसे देखकर शेंग उसे एक पत्थर पर बिठा देती है और उसके पैर पर लगे जख्म को ठीक करने की कोशिश करती है और फिर शेंग उससे पूछती है कि आखिर तुम उसकी बॉडी को बचाने के लिए इतने ज्यादा डेस्परेट क्यों थे। जिस पर यांशी उससे कहता है कि जब कोई मरमिट मर जाता है तो उसके मरने के बाद वो वापस से उस नीले समुद्र में पहुंच जाता है और जहाँ उसकी बॉडी पानी में बदलकर हेवन की तरफ चली जाती है और जिसके बाद वो या तो किसी टूटते तारे में बदल जाते हैं या फिर बारिश की बूंद में बदलकर दोबारा से समुद्र की सतह पर वापस आ जाते हैं और वो ये सारी बातें वहाँ बैठकर शेंग को बता रहा होता है और जिसके बाद वो वहाँ से उठकर जाने लगता है, जिसे देखकर शेंग उसे रोकने की कोशिश तो करती है पर यांशी उसे दूर कर देता है और जिसके बाद शेंग उसे पूछती है कि अगर तुम लोग मरमिट्स हो तो वो कांगलियो किंगडम के लोगों की मदद क्यों कर रहा था जो कि तुम लोगों को मारना चाहती है। जिस पर यांशी उसे कहता है कि उन लोगों को 10 सॉर्सरर्स पपेट टेक्निक से कंट्रोल किया जा रहा है और जिसके बाद वो लोग उन वाइन ईगल्स को कंट्रोल करने वाले टूल्स बन जाते हैं, जिसे सुनकर शेंग बहुत ही ज्यादा अपसेट हो जाती है और कहती है कि क्या इसे ठीक करने का कोई तरीका नहीं। पर यांशी उसे कोई जवाब नहीं देता और वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है। जिसके बाद शेंग उसे पूछती है कि तो क्या इसका मतलब ये है तुम लोग अपनी आखिरी सांस तक उन लोगों से फाइट करोगे। जिस पर यांशी उसे कहता है कि इसके अलावा और कोई रास्ता नहीं, क्योंकि अगर हम सब उनके खिलाफ नहीं लड़े तो हम अपने लोगों को कभी भी बचा नहीं पाएंगे। जिस पर शेंग उसे कहती है कि ये तो बहुत बुरा है और तुम लोगों को अपने दुश्मन को हराने में बहुत ही ज्यादा तकलीफ होती होगी। जिस पर यांशी उसे कहता है कि अगर ये 100 साल पहले की बात होती तो तब हमारे पास एक मौका था, पर जब से कांगलियो एम्पायर बना है उन लोगों के पास एक आयरन आर्मी है और जिसे कि वू पेंग 20 साल पहले कंट्रोल करता था और अभी उसे यूहान लीड कर रहा है। जिसे सुनकर शेंग उसे कहती है कि मुझे सुनकर दुख हुआ। जिस पर यांशी उसे कहता है कि तुम्हें मरमिट्स के लिए बुरा लग रहा है और जो कि तुम्हें बाकी उसे अलग बनाती है, क्योंकि यहाँ के सारे लोग मरमिट्स को पैदाइशी गुलाम समझते हैं और फिर वो उसे 7000 साल पुराना इतिहास बताने लगता है, जहाँ पर हमें बताया जाता है कि 7000 साल पहले कॉन्ग संग के लोगों ने उन लोगों को कैप्चर करके रखा था और जहाँ पर उनकी फिश टिंग को पैरों में काटकर उन लोगों को इंसानी गुलाम में बदल देते थे। हालांकि वो लोग इंसान होकर भी इंसान नहीं थे और चाहे वो लोग कॉन्ग संग के लोग हो या फिर उस आइस क्लैन के, वो तो बस हमारे साथ बोलने वाले जानवर की तरह ट्रीट करते थे और जिन्हें बस पैसों के लिए पाला पोसा जाता था ताकि एक दिन हमें बहुत ज्यादा कीमत पर बेच सके। जिसे सुनकर शेंग अपनी रिंग की तरफ देखने लगती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मदद करूंगी और मुझे रीजन तो नहीं पता, पर जब मैंने अपने हाथ को हवा में हिलाया तो वाइल्ड ईगल जमीन में जा गिरा। जिस पर यांशी उसे कहता है कि वो तुम्हारी पावर नहीं थी बल्कि वो तुम्हारी एक विश थी जिसे पूरा किया गया। जिस पर शेंग उसे कहती है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मैंने वॉर में अपनी फैमिली को खो दिया और वॉर और मौत से लोगों को बस तकलीफ होती है और क्योंकि मेरे पास पावर है तो मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। जिस पर यांशी उसे मना कर देता है और कहता है कि मरमिट्स की कॉन्ग संग के लोगों से 1000 साल पुरानी दुश्मनी है और हम अपने दुश्मन की पावर से मदद नहीं ले सकते। जिस पर शेंग उसे कहती है कि पर मैं कॉन्ग संग से नहीं हूँ। जिस पर यांशी उसके हाथ को पकड़ते हुए कहता है कि तुमने ये रिंग पहनी हुई है तो इसका मतलब ये है कि तुम कहीं ना कहीं कॉन्ग संग की रॉयल फैमिली से कनेक्टेड हो और कॉन्ग संग के सारे लोग मरमिट्स के दुश्मन है, पर हम मरमिट्स उन लोगों को चोट नहीं पहुंचाते जिन्होंने हमारी मदद की। और फिर उसे कहने लगता है कि हम कभी भी दोस्त नहीं बन सकते और इतना कहने के बाद यांशी वहाँ से आगे बढ़ने लगता है और फिर उसे कहता है कि अब हम तायुन कंट्री में नहीं है और अब मैं इससे ज्यादा आगे तुम्हारे साथ ट्रैवल नहीं कर सकता और इसलिए अलविदा। जिस पर शेंग उसे रोकते हुए कहती है कि जरा रुको और देखो ये रिंग मेरी बात सुनती है और जिस वजह से मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ। और यांशी उसकी ये बात सुनकर उसके करीब आता है और उसे कहता है कि अब से ध्यान रखना तो किसी और को इसे देखने मत देना क्योंकि अगर उन्हें पता चला तो तुम मुश्किल में आ जाओगी। और जिसके बाद वो उसकी रिंग पर एक कपड़े को बांध देता है और फिर वो वहाँ से चला जाता है और उसके जाने से शेंग बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और फिर उसे मूरंग की याद आती है और फिर वो उस गेमिंग हाउस की तरफ बढ़ने लगती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें सुमो को दिखाया जाता है जहाँ पर वो अपने डॉल के साथ बैठा हुआ होता है और तभी वहाँ पर लेडी रुई आ जाती है और उसे कहती है कि मुझे फॉलो करो। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है वो सुमो को वहाँ पर ले जाती है जहाँ पर यांशी बैठा हुआ होता है और वो सुमो को देखकर उसकी तरफ बढ़ने लगता है और वो बहुत ही ज्यादा कमजोर होने की वजह से वहीं पर गिर जाता है और फिर सुमो उसकी जख्मों को देखकर कहता है कि इसे यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलें आई होंगी और जिसे सुनकर लेडी रुई से पूछती है कि क्या ये ठीक होगा। जिस पर सुमो से कहता है कि परेशान मत हो मैं यहीं पर हूँ और फिर सुमो अपनी 5 रिंग्स का यूज करता है जिसके बाद वो अपनी स्पिरिचुअल पावर से उसके अंदर की सारी इंजरीज को बाहर निकालता है और जिसे उसका पपेट अब्सॉर्ब कर लेता है। जिसके बाद यांशी सुमो को रिस्पेक्ट देते हुए कहता है कि मैं यहाँ पर एक मैसेज लेकर आया हूँ। जिस पर सुमो उससे उसकी एज पूछता है जिस पर यांशी उसे कहता है कि मैं 280 साल का हूँ। जिस पर सुमो से कहता है कि तुम तो इतने भी यंग नहीं हो पर फिर भी तुम पहले जैसे ही दिखते हो। जिस पर यांशी उसे कहता है कि फिलहाल हमें हमारी कंट्री को रिवाइव करना होगा और भला ऐसे समय में अपने बारे में कैसे सोच सकता हूँ। जिस पर सुमो उसे कहता है कि पर तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हें किसी से प्यार हुआ है। जिस पर लेडी रुई से पूछती है कि तुम्हें यहाँ पर आने में बहुत ही ज्यादा मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा। जिस पर यांशी उसे कहता है कि फॉर्चुनेटली एक काइंड लड़की ने मेरी जान बचाई और मुझे नहीं लगता कि मैं उसके बगैर यहाँ कभी पहुंच भी पाता। जिस पर सुमो उसे पूछता है कि क्या ये सब कांगलू किंगडम के लोगों ने किया है। जिस पर यांशी हाँ में जवाब देते हुए कहता है कि यूहान ने अपने आदमियों को बार-बार कंट्री के सेंटर में भेजा है। जिस पर सुमो यूहान के बारे में पूछता है और फिर वो उसे बताता है कि वो आइस क्लैन के जैंगसन क्रॉप्स का मेजर जनरल है और कहा जाता है कि वो पेंग ने खुद उसे अपने हाथों से चुना था और वो एक बहुत ही अच्छा स्वॉर्ड्समैन है। और इसी बीच एक तेज हवा का झोंका आता है जिस वजह से सुमो को कुछ महसूस होता है और फिर उनसे कहने लगता है कि वो यहीं पर है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें शेंग को दिखाया जाता है जो कि उस गेमिंग हाउस के बाहर पहुंच जाती है और जहाँ पर उसका सामना एक आदमी से हो जाता है जो कि नशे में चूर था और वो आदमी शेंग से पूछता है कि छोटी लड़की आखिर तुम कहाँ से आई हो और चलो साथ में 2-4 ड्रिंक्स मारते हैं। जिस पर शेंग उसे कहती है मैं यहाँ पर किसी को ढूंढ रही हूँ और मुझे नहीं पता ये सब कैसे करते हैं। जिस पर वो आदमी शेंग का हाथ पकड़ के उससे जबरदस्ती करता है पर तभी वहाँ पर टिंग आकर उस आदमी को एक जोरदार किक मारती है और कहती है कि अगर तुम नहीं चाहते कि तुम्हें दोबारा मारा जाए तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से दफा हो जाओ। जिसके बाद वो आदमी वहाँ से भाग जाता है और शेंग टिंग का शुक्रिया अदा करते हुए उसे अपना नाम बताती है और उसका नाम सुनकर टिंग बहुत ही ज्यादा चौंक जाती है और कहती है कि मूरंग तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। जिसके बाद टिंग उसे मूरंग के पास ले जाती है और मूरंग और टिंग एक दूसरे को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाते हैं और फिर शेंग मूरंग से पूछती है कि आखिर तुम कैसे हो। जिस पर शेंग उसे कहता है कि मैं बिल्कुल ठीक हूँ और लेडी रुई और मास्टर शी चिंग ने मेरी जान बचाई और शी चिंग का नाम सुनकर शेंग उसे शी चिंग के बारे में पूछती है। जिस पर मूरंग उसे शी चिंग से मिलाता है और वो शी चिंग को ऐसे देखकर कहती है कि क्या ये वही है। जिस पर टिंग उसे कहती है कि हमारे मास्टर ऐसे ही हैं पर वो ज़ेनिंग के पहले स्वॉर्ड्समैन है। जिस पर मूरंग शेंग से कहता है कि हाँ और मेरी मां ने भी सेम चीज कही थी और जब तक मास्टर शी चिंग हमारे साथ है हमें कुछ नहीं होने वाला। और तभी शी चिंग अपनी स्वॉर्ड को यूज करके शेंग की उस रिंग पर लगे कपड़े को काट देता है और जिसे देखकर मूरंग कहता है कि शेंग ये तो और इसी बीच शी चिंग कहता है कि ये कोई मामूली रिंग नहीं है ये हांग टियन है। जिस पर टिंग उसे कहती है कि हांग टियन कॉन्ग संग किंगडम का एक ट्रेजर है और 7000 साल पहले एम्परर शी ज़ेनिंग इंपीरियल का खून कॉन्ग संग के रूल करने का पावर सोर्स है और इस पावर को हांग टियन में गैदर किया गया है और ये अपने हर पहनने वाले की हिफाजत करता है। जिस पर मूरंग उसे कहता है कि तो इसका मतलब ये है कि अब तुम्हें किसी की मदद की जरूरत नहीं और अगर ऐसा है तो तुमने मुझे फॉलो क्यों किया। जिस पर शेंग उसे कहती है कि मुझे उस एक हाथ ने इस बारे में किसी को भी बताने से मना किया था और ये सिर्फ 1 या 2 बार ही काम करता है। जिस पर शी चिंग कहता है कि इससे फर्क नहीं पड़ता कि रीजन क्या है क्योंकि मैंने हांग चांग से सिर्फ इस लड़की को प्रोटेक्ट करने का वादा किया है और मैं इसमें किसी और को शामिल नहीं करना चाहता। और तभी वहाँ पर लेडी रुई और सुमो आ जाते हैं और सुमो को देखकर शेंग मूरंग के पीछे छुप जाती है और ये देखकर टिंग उससे पूछती है कि क्या तुम एक दूसरे को जानते हो। जिस पर शेंग कहती है कि मैंने इसे अपने रास्ते में देखा था और इसने बहुत से लोगों को जान से मार दिया था। जिस पर सुमो कहता है कि यहाँ से अभी के अभी निकल जाओ। जिस पर शेंग उसे कहती है कि पर क्यों। और इसी बीच लेडी रुई कहती है कि मिस इस कसिनो की ओनर मैं हूँ और यंग मास्टर सुमो मेरे लॉर्ड है और क्योंकि वो तुम्हें यहाँ पर नहीं देखना चाहते तो बेहतर होगा कि तुम यहाँ से चली जाओ। जिस पर शेंग मूरंग से कहती है कि इतनी रात को खला में कहाँ जाऊंगी और मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया। जिस पर सुमो से कहता है कि जो लोग कॉन्ग संग से रिलेटेड है हम लोग उनका यहाँ पर स्वागत नहीं करते। और तभी वहाँ पर यांशी आ जाता है और वो सुमो से कहता है कि यंग लॉर्ड मिस शेंग वही लड़की है जिन्होंने मेरी जान बचाई और प्लीज उस पर रहम करिए।
करिए, जिस पर सुमो उसे कहता है कि पर उसने उस हांग टियांग को पहना हुआ है और मैसेंजर तुम्हारे लिए कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और जिसे सुनकर यानशी शेंग से कहता है कि मिस शेंग मैं आपसे बाद में मिलता हूँ। जिस पर शेंग उसे कहती है कि पर मुझे नहीं पता कि मैं कहाँ जाऊँ और इसलिए मैं नहीं जाने वाली। और फिर वो अपने आसपास देखने लगती है पर सभी को खामोश देखकर वो वहाँ से जाने लगती है। पर मूरांग उसे रोकता है और उसे वो याव ग्रास देते हुए कहता है कि तुम इसे बेचकर अपने ट्रैवल में यूज कर सकती हो। और जिसे देखकर शेंग को बहुत बुरा लगता है और वो वहाँ से जाने लगती है। जिसे देखकर यानशी उसका पीछा करता है और फिर वो वहाँ से बाहर आकर रोने लगती है और यानशी से कहती है कि आखिर मैं किसी की भी दोस्त क्यों नहीं बन सकती, यहाँ तक कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया फिर भी। जिस पर यानशी उसे कहता है कि इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं, कभी कभी कुछ चीजें कभी भी एक्सप्लेन नहीं की जा सकती और ना ही कभी बदली जा सकती है। और जिसे सुनकर यानशी रोते हुए वहाँ से चली जाती है और वो एक जगह पर जाकर बैठ जाती है। और फिर वो अपनी रिंग से कहती है कि उसने कहा कि इस ताकत को अच्छाई के लिए यूज नहीं किया जा सकता और जरा मेरी हालत को देखो, अब तो हर कोई मुझसे नफरत करता है। और इतना कहने के बाद वो जबरदस्ती उस रिंग को अपनी उंगली से निकालने की कोशिश करती है। और तभी वहाँ पर उसे कुछ लोगों की आवाज आती है जो रास्ते में लोगों से पूछ रहे होते हैं कि क्या तुमने किसी छोटी लड़की को देखा है जिसने की अपनी उंगली में एक अजीब सी रिंग पहनी हुई है। जिस पर वो शॉपकीपर कहता है कि नहीं, मैंने किसी को नहीं देखा। और जिसे देखकर शेंग अपने मन में कहती है कि अरे नहीं, आइस क्लैन के लोग तो मुझे ही ढूंढ रहे हैं। और जिसके बाद वो एक कार्ड के पीछे जाकर छुप जाती है और जिसके बाद वो सोल्जर्स वहाँ से चले जाते हैं। और तभी वहाँ पर एक टूटा हुआ तारा नजर आता है और जिसे देखकर वो अपनी कोई विश मांगने लगती है। और तभी हमें दिखाया जाता है कि उसकी रिंग ग्लो करती है। और तभी वहाँ पर बाई अपने घोड़े पर सवार होकर आ जाती है और वो शेंग को ऐसे देखकर कहती है कि शेंग आखिर तुम क्या विश कर रही हो। जिस पर शेंग उसे जवाब देती है कि मैं गॉड से ब्लेसिंग मांग रही हूँ ताकि दोबारा कोई भी मेरा पीछा ना करे। जिस पर बाई उसे कहती है कि इसे पहनने के बाद तुम्हें बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा होगा, है ना। जिस पर शेंग हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि बिल्कुल, और अब मैं कहीं भी नहीं जा सकती। और जिसके बाद वो अपनी आंखें खोल लेती है और बाई को अपनी आंखों के सामने देखकर कहती है कि सिस्टर क्राउन प्रिंस आप यहाँ पर क्या कर रही हैं। जिस पर बाई उसे कहती है कि मुझे तुम्हारी सेफ्टी की चिंता हो रही थी तो इसलिए मैं तुम्हें यहाँ देखने के लिए आ गई। जिस पर शेंग उसे पूछती है कि आखिर इतने सारे लोग मुझसे इस रिंग की वजह से नफरत क्यों कर रहे हैं, मुझे अब डर लगता है। जिस पर बाई उसे कहती है मेरे एक पुराने दोस्त को ढूंढते हैं और अगर वो तुम्हारे साथ रहा तो तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं। जिस पर शेंग खुशी से उस इंसान का नाम पूछती है। जिस पर बाई उसे कहती है कि उसका नाम शीजिंग है जो कि मेरा बड़ा भाई है। और शीजिंग का नाम सुनकर शेंग थोड़ी परेशान हो जाती है और फिर वो लोग वापस से उस रूई गैमलिंग हाउस के अंदर चले जाते हैं। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें उस गैमलिंग हाउस के अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो अपने पपेट के साथ सो रहा होता है। और तभी वहाँ पर एक सर्वेंट गलती से आ जाती है और जहाँ पर आने के बाद वो कहती है कि ये तो मेरे रूम के जैसा नहीं लग रहा, पर इससे कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मुझे बहुत नींद आ रही है। और फिर जैसे ही वो बेड पर सोने जाती है वो सुमो को देखकर चौंक जाती है और फिर वो सुमो को देखकर कहती है कि ये तो कितना गुड लुकिंग है। और फिर वो जैसे ही सुमो के करीब जाने की कोशिश करती है तभी वहाँ पर उसका पपेट आ जाता है और वो उसे अपनी स्पिरिचुअल थ्रेड से जान से मार देता है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें बाई को दिखाया जाता है जो कि शीजिंग के रूम में आ जाती है और शीजिंग किसी को अपने रूम में आता देखकर उस पर हमला कर देता है और फिर उन दोनों के बीच कुछ पलों की फाइट होती है। जिसके बाद बाई उनसे कहती है कि बड़े भाई काफी दिन बाद मिल रहे हैं, आपको मेरी स्वॉर्ड्समैनशिप कैसी लगी। और अपनी बहन को इतने सालों बाद अपनी नजरों के सामने देखकर शीजिंग उसके कंधे पर हाथ रखता है और उसका हाथ उसकी बॉडी के आर पार हो जाता है। जिसे देखकर बाई उनसे कहती है कि बड़े भाई मैं बस एक स्प्लिट हूँ। और तभी वहाँ पर पीछे से शेंग आती है और कहती है कि क्या तुम लोग ऐसे ही खड़े रहकर बात करने वाली हो। और फिर बाई शीजिंग से कहती है कि बड़े भाई मैं ही मिस शेंग को यहाँ पर लाई हूँ। और फिर उसे बताती है कि मिस शेंग को हांग टियान ने चुना है। जिसके बाद शेंग कहती है कि सिस्टर प्रिंस मैं आपका बाहर इंतजार करती हूँ। और फिर वो वहाँ से बाहर आ जाती है और कहती है कि अगर सुमो ने मुझे देख लिया वो मुझे फिर से यहाँ से बाहर निकाल देगा। और तभी वहाँ पर यानशी आ जाता है और वो शेंग को देखकर कहता है कि मिस शेंग आखिर तुम अभी तक यहाँ पर क्या कर रही हो। जिस पर शेंग उसे कहती है कि असल में मैं यहाँ पर नहीं आना चाहती थी। और तभी यानशी की नजर उसकी रिंग पर जाती है जिसे खुला हुआ देखकर वो उसे एक कपड़े से लपेट देता है और उसे कहता है कि मैंने तुमसे कहा था ना कि इसे खुला मत छोड़ना क्योंकि अगर इसे किसी ने देख लिया तो तुम फिर से मुश्किल में आ जाओगी। और इसी बीच शेंग के पेट से जोर की आवाज आती है जिसे देखकर यानशी कहता है कि मैं समझ गया कि तुम्हें भूख लगी है और कहता है कि चलो मैं तुम्हारे खाने के लिए कुछ लाता हूँ। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें लेडी रुई को दिखाया जाता है जो सुमो के रूम में झांक रही होती है और जहाँ पर वो सर्वेंट की डेड बॉडी को देखकर चौंक जाती है। और तभी उसके सामने वो पपेट अचानक से आ जाता है जिसे देखकर लेडी रुई बहुत ही ज्यादा डर जाती है और फिर वो पपेट उस दरवाजे को अंदर से बंद कर देता है और फिर वो वहाँ से चली जाती है। फिर सीन शिफ्ट होता है और हमें वापस से बाई और शीजिंग को दिखाया जाता है जहाँ पर शीजिंग उसे कहता है कि ज़ेन उम्मीद करते हैं कि मैं उसे प्रोटेक्ट करूँ। जिस पर बाई हाँ में जवाब देते हुए कहती है कि कांगलियो किंगडम के लोगों ने पहले ही नोटिस कर लिया है कि वो सील टूट चुकी है और जिस वजह से मिस शेंग अब एक बहुत ही बड़े खतरे में है और इसलिए प्लीज उसकी मदद करिए। जिस पर शीजिंग उसे कहता है क्या तुम मुझसे ये सब मेरी बहन होने के नाते कह रही हो या फिर तुम मुझे क्राउन प्रिंसेस होने के नाते ऑर्डर कर रही हो। और फिर वो उसे कहता है कि मैंने जब उस लड़की को हांग टियान के साथ देखा था मैं तभी समझ गया था कि ये कहीं ना कहीं तुमसे जुड़ी हुई है पर मैंने फिर भी उसे यहाँ से बाहर निकाल दिया क्योंकि मैं अब दोबारा से किसी भी वॉर में शामिल नहीं होना चाहता। जिस पर बाई उसे कहती है कि बड़े भाई क्या आप भूल गए कि आप भी कॉन्ग सांग से जुड़े हुए हैं और क्या आप भूल गए कि आपने कितनी मुश्किलों से आइस बारबेरियन से फाइट करके ये सिटी को प्रोटेक्ट किया था। जिस पर शीजिंग गुस्से में कहता है कि आखिर मैं कैसे भूल सकता हूँ, उस लड़ाई में कितने बेगुनाह लोग मारे गए और इतने सालों में मैं जब भी अपनी आंखें बंद करता हूँ मुझे वो सब चीजें फिर से दिखाई देती है और भले ही अब सब कुछ आइस बारबेरियन के अंडर में है पर यहाँ के लोग कम से कम सुकून से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और क्या तुम ये चाहती हो कि मैं इन लोगों से इनका सुकून छीन लूं। जिस पर बाई उसे कहती है कि अगर ऐसा है तो क्या आपको ये मंजूर है कि कॉन्ग सांग के 1 लाख सिटीजन दोबारा कभी दिन की रोशनी को ना देख सके। और फिर वो उसे कहती है आप भी अपने दिल की गहराई में ये बात जानते हैं कि भागना किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन नहीं होता। और तभी वहाँ पर लेडी रुई आ जाती है और वो शीजिंग से कहती है कि इतनी रात को परेशानी के लिए माफी चाहती हूँ पर मैं आपसे स्प्लिट के बारे में कुछ पूछना चाहती हूँ। और स्प्लिट का नाम सुनकर बाई चौंक जाती है जिसे सुनकर लेडी रुई कहती है कि मिस्टर शीजिंग क्या आपके साथ कोई मेहमान है। और जिसके बाद लेडी रुई अंदर आ जाती है और वो बाई को देखकर चौंक जाती है। जिसके बाद बाई उससे स्प्लिट के बारे में पूछने लगती है और जिसके बाद लेडी रुई उसे कहती है कि प्रिंसेस बाई मैं इस कसिनो की ओनर होने के तहत आपसे ये पूछना चाहती हूँ कि क्या उस फॉरबिडन टेक्निक को तोड़ने का कोई तरीका है। जिस पर बाई उसे कहती है कि स्प्लिट एक फॉरबिडन टेक्निक है जो कि अपने यूज करने वाले पर बैक स्लैश करती है और जब इसमें इविल पावर ज्यादा हो जाती है तो ये इसे कास्ट करने वाले पर उल्टा असर करने लगती है पर जब तक इसके कास्टर की बॉडी एक मिरर में नहीं बदल जाती यानी कि एक ऐसी बॉडी जिसके 2 साइड्स हो तब तक इसे तोड़ना मुमकिन है। जिस पर लेडी रुई सुकून की सांस लेते हुए कहती है कि तो फिर यंग लॉर्ड को अब भी बचाया जा सकता है और यंग लॉर्ड का नाम सुनकर बाई कहती है कि क्या सुमो ने इसे यूज किया। जिस पर शीजिंग कहता है कि उस बच्चे ने उस फॉरबिडन टेक्निक को जल्दबाजी में यूज किया और जिसके बाद वो बाई से सुमो की मदद करने से मना करता है। जिस पर लेडी रुई बाई से कहती है कि आप जानते हैं कि यंग लॉर्ड सुमो कैसे हैं, उनके कंधों पर बहुत ही ज्यादा बोझ है। जिसके बाद बाई सुमो के रूम की तरफ जाते हुए अपने उस अतीत को याद करती है जहाँ पर उसकी शादी ज़ेन से होने वाली होती है और फिर उसके सर पर एक सील को लगा दिया जाता है और जिसके बाद अब उसे कोई भी नहीं छू सकता। और जिसे लगाने के बाद वो लॉर्ड प्रीस्ट सबको बताता है कि क्राउन प्रिंसेस के आईब्रोज के बीच इस सील को लगा दिया गया है और फिर वो अनाउंस करता है कि हमारे क्राउन प्रिंस 3 बार आइस बारबेरियन को हराने के बाद यहाँ पर जल्द ही आ जाएंगे और मैं उम्मीद करता हूँ कि हेवन हमारे कॉन्ग सांग को ब्लेस करे। और जिसके बाद हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर बाई को उसकी सर्वेंट्स रेडी कर रही होती है और जहाँ पर वो उसे अपनी वेडिंग ड्रेस के कपड़े को दिखा रही होती है। उस कपड़े की बहुत ही ज्यादा तारीफ कर रही होती है और जिसे देखकर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा उदास हो जाती है और कहती है कि ऐसे जंग की हालत में इस वेडिंग को बहुत ही सिंपल तरीके से हो जाना चाहिए था। जिस पर वो सर्वेंट उसे कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता क्योंकि ये कॉन्ग सांग के क्राउन प्रिंस की वेडिंग है। और जिसके बाद वो सर्वेंट उसे कहती है कि मुझे आपसे जलन होती है कि आपको इतना अच्छा हस्बैंड मिल रहा है और एक औरत को अपनी लाइफ में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। और जिस पर बाई बहुत ही ज्यादा दुखी होकर कहती है कि क्या सच में ऐसा ही है। और जिसके बाद वहाँ पर एक और सर्वेंट आता है और आकर बाई से कहता है कि प्रिंसेस लॉर्ड कियान ने आपके लिए कुछ कपड़े भेजे हैं और साथ ही साथ एक मर्मेड चाइल्ड को भेजा है जिसे पपेट्स का खेल आता है और जिससे कि आपका दिल थोड़ा बहल जाए। और इस मर्मेड चाइल्ड को सुनकर बाई उसे अंदर भेजने को कहती है जिसे सुनकर उसकी सर्वेंट उसे कहती है कि प्रिंसेस आप कॉन्ग सांग की सबसे ज्यादा रिस्पेक्टेड वुमन है और ऐसे लो रिस्क इंसान को आपके साथ यहाँ नहीं होना चाहिए। जिस पर बाई उसे कहती है कि तुम यहाँ से जा सकती हो। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर एक पपेट उछलते कूदते
हुए आ जाता है जिसे कि सूमो कंट्रोल कर रहा होता है और जिसे देखकर बाइंग कुछ देर के लिए हैरान हो जाती है और जिसके बाद सूमो बाइंग की तरफ बढ़ने लगता है पर तभी उसके कदम लड़खड़ा जाते हैं और वो जमीन पर गिर जाता है और जिसे देखकर प्रिंसेस उसकी तरफ तेजी से बढ़ती है और यहाँ सूमो अपने पपेट को जमीन पर ढूंढ रहा होता है और फिर प्रिंसेस उसे उसका पपेट देती है और अपने पपेट को पाते ही सूमो उठकर खड़ा हो जाता है और पूछता है कि प्रिंसेस बाइंग कहाँ पर है। जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है कि मैं यहीं पर हूँ और फिर प्रिंसेस उसे पूछती है आखिर तुमने मुझे योर हाइनेस कहकर क्यों नहीं बुलाया और आखिर तुमने मेरे सामने ग्रेट क्यों नहीं किया। जिस पर सूमो उससे कहता है कि लोगों का कहना है कि क्राउन प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा जेंटल और इंटेलिजेंट है और क्या तुम्हें नहीं दिखता कि मैं अंधा हूँ। और जिसे सुनकर बाइंग कुछ देर के लिए खामोश हो जाती है। जिस पर सूमो उसे कहता है कि क्या प्रिंसेस मुझसे इसलिए बात नहीं कर रही क्योंकि सूमो का बैकग्राउंड बहुत ही ज्यादा लो है और फिर प्रिंसेस उसे कहती है कि नहीं मेरा वो मतलब नहीं था और मैं यहाँ पर किसी को भी ठीक से नहीं जानती। जिस पर सूमो अपने पपेट्स को मूव करता है और जिसे देखकर प्रिंसेस बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है और उसे पूछती है कि क्या सारे मर्मेड्स को याद है। जिस पर सूमो उसे कहता है कि मैं नहीं जानता क्योंकि मैं ये सिटी के स्लेव मार्केट में पैदा हुआ जहाँ पर मर्मेड्स को बहुत ही ज्यादा रुलाया जाता है ताकि उनके आंसुओं से बनने वाले मोतियों को जबरदस्ती कलेक्ट किया जाए और मैं रोज उनके चीखने और चिल्लाने की आवाज को सुनता हूँ और जहाँ पर उन पर बहुत ही ज्यादा जुल्म होता है और सूमो ये सारी बातें उसे अपने पपेट के जरिए बता रहा होता है और जैसे ही वो इसके आगे कुछ कहने वाला होता है प्रिंसेस चिल्लाते हुए उसे कहती है कि अब से ऐसा नहीं होगा और फिर वो उसके पपेट को अपने हाथों से उठाती है और उसे कहती है कि अब से नहीं होगा और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। जिसे सुनकर सूमो चौंक जाता है और फिर प्रिंसेस उसे कहती है कि तुम्हारा नाम सूमो है और तुमसे मिलकर अच्छा लगा। और फिर हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सूमो को कुछ लोग बहुत ही ज्यादा मार रहे होते हैं और सूमो की आवाज सुनकर प्रिंसेस वहाँ पर आ जाती है और जहाँ पर वो लोग उसे बहुत ही बेरहमी के साथ मार रहे होते हैं और उसे कहते हैं कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई योर हाइनेस को एक कागज से बने हुए पतंग को देने की। और जिसे देखकर प्रिंसेस उन लोगों को रोकती है और फिर उन लोगों को बताती है कि मैंने इसे कहा था पतंग लाने के लिए और आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई उस पर हाथ उठाने की। जिस पर वो लोग बेशर्मी के साथ कहते हैं कि योर हाइनेस एक नीचे जात का मर्मेड है और इसकी हिम्मत कैसे हुई आपके करीब आने की, इसे तो इसकी सजा मिलनी चाहिए। जिस पर प्रिंसेस उन लोगों से कहती है कि तो तुम्हारा मतलब ये है कि तुम लोगों को मेरे ऑर्डर से प्रॉब्लम है ना। जिस पर वो लोग कहते हैं कि हमारी क्या मजाल कि हम आपके ऑर्डर के अगेंस्ट है। फिर प्रिंसेस सूमो से कहती है कि चलो मेरे साथ और फिर प्रिंसेस सूमो को ले जाते हुए उन लोगों से कहती है कि एक बात कान खोलकर सुन लो मैं जहाँ भी जाऊंगी ये भी वहाँ आ सकता है और सूमो मेरा दोस्त है और दोबारा इसे हाथ भी मत लगाना। जिस पर वो लोग प्रिंसेस को रिस्पेक्ट देते हुए कहते हैं कि जैसा आप कहें और फिर वो उन लोगों को जाने के लिए कहती है। जिसके बाद वो सूमो को लेकर अंदर आ जाती है और उसे कहती है कि वो सब अब जा चुके हैं तो तुम्हें डरने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर सूमो से कहता है कि आखिर क्राउन प्रिंसेस को भी पता है कि झूठ कैसे बोला जाता है ना। जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है कि ऐसा नहीं है मैं बस चाहती थी कि वो लोग फिर कभी तुम्हारे साथ ऐसा ना करे। जिस पर सूमो थोड़ा चिढ़ते हुए कहता है कि फिर तो मुझे मेरी जान बचाने के लिए आपको शुक्रिया अदा करना चाहिए और फिर वो कहता है कि काश मुझे यहाँ व्हाइट टाउन में कभी भेजा ही ना गया होता और जिससे कि मुझे ह्यूमिलिएट भी नहीं होना पड़ता। जिस पर प्रिंसेस उसे कहती है कि मुझे माफ करना पर असल में तुम्हें और मुझ में कोई फर्क नहीं। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कोई उनकी बातें पीछे से सुन रहा होता है और फिर प्रिंसेस सूमो को बताती है कि कोंग सांग और बिंगी सालों से वॉर कर रहे हैं और इन्हीं सबके बीच मैं व्हाइट टेरिटरी में पली बड़ी और मैंने हमेशा सोचा था कि मैं भी एक दिन जंग लड़ूंगी ताकि मैं कोंग सांग को प्रोटेक्ट कर सकूं। और फिर एक दिन उस ग्रेट प्रीस्ट ने कहा कि मैं एम्प्रेस बाय मी की रीइंकार्नेशन हूं और जो कि रॉयल फैमिली में शादी करने के लिए ही बनी है और उस प्रोफेसी के चलते मेरे पिता जो कि व्हाइट क्लैन के लॉर्ड हैं वो मुझे यहाँ इस व्हाइट टाउन में ले आए। हालांकि मैं क्राउन प्रिंस सेल लाइन से अभी तक नहीं मिली और यहाँ मैं अपने आसपास के किसी को भी नहीं जानती। और फिर प्रिंसेस खड़ी हो जाती है और सूमो से कहती है पर तुम्हारा शुक्रिया मेरे साथ रहने के लिए, तुम मेरे सबसे इंपॉर्टेंट दोस्तों में से एक हो और मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूंगी। और प्रिंसेस की बातें सुनकर सूमो खामोश हो जाता है और प्रिंसेस उसे कहती है कि आखिर तुम किस बारे में सोच रहे हो। जिस पर सूमो उसे वो पतंग दिखाते हुए कहता है कि चलो तो फिर इसे उड़ाते हैं और फिर वो लोग उस पतंग को उड़ाने लगते हैं। ऐसे ही करते करते दिन बीतते जाते हैं और वो दोनों हर बीतते हुए दिन के साथ एक दूसरे के पहले से ज्यादा करीब आने लगते हैं और वो दोनों रोज उस पतंग को उड़ाते हैं। पर फिर एक दिन उनकी वो पतंग एक जगह पर अटक जाती है जिसे निकालने की सूमो बहुत ही ज्यादा कोशिश करता है पर प्रिंसेस उसे कहती है कि सूमो इसे जाने दो क्योंकि अगर तुम ऐसे ही इसे खींचते रहे तो ये जरूर टूट जाएगा। जिस पर सूमो उसे कहता है कि तो फिर मैं क्या करूं, इसे ऐसे ही छोड़ दूं। जिस पर प्रिंसेस अपनी वो स्प्लिट स्वॉर्ड को निकालती है और उस पतंग की डोर को काटकर उसे आजाद कर देती है और सूमो से कहती है कि सूमो जरा देखो और अब ये किसी आजाद परिंदे की तरह उड़ रहा है। और प्रिंसेस उस उड़ती हुई पतंग को देखकर बहुत ही ज्यादा खुश हो जाती है। तभी वहाँ पर एक सर्वेंट आती है और फिर वो सर्वेंट उसे वो फीनिक्स क्राउन दिखाती है जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि मैंने कहा था ना कि इतना सब कुछ करने की कोई जरूरत नहीं। जिस पर वो सर्वेंट उसे कहती है कि ये क्राउन प्रिंस की वेडिंग है तो जाहिर है हमें सबसे बेस्ट मटेरियल को ही यूज करना होगा। और फिर वो आगे कहती है कि जरा इस पर लगे पर्ल्स को देखिए ये बेस्ट क्वालिटी के निंग पर्ल्स हैं जो कि न्यू बॉर्न मर्मेड से लिया गया है। जिसे सुनकर सूमो को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो वहाँ से जाने लगता है। जिस पर प्रिंसेस उसे रोकते हुए उसके पीछे जाने लगती है और जिसे देखकर वो सर्वेंट उसे कहती है कि प्रिंसेस जरा रुक जाइए और ये मत भूलिए कि आप यहाँ पर क्यों आई है, आपको आपकी रिस्पांसिबिलिटी निभानी होगी क्योंकि शादी का दिन बहुत ही करीब है और कल वो प्रीस्ट यहाँ पर आने वाले हैं। जिसके बाद हमें सूमो को दिखाया जाता है जहाँ पर कुछ सर्वेंट आकर उसे कहते हैं कि लॉर्ड कियान ने प्रिंसेस के लिए कुछ फ्रूट्स को भेजा है और फिर उसके कान में आकर कहता है और ये सारे फ्रूट्स बहुत ही ज्यादा रेयर हैं और जिन्हें कि ये सिटी से लाया गया है। और ये सुनकर सूमो को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आ जाता है। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और फिर हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस अपने बेड पर आराम कर रही होती है और तभी वहाँ पर सूमो आ जाता है और जैसे ही सूमो उसके करीब पहुंचता है प्रिंसेस की आंखें खुल जाती हैं और वो अपनी स्वॉर्ड को निकालकर उस पर पॉइंट करती है और जैसे ही वो देखती है कि ये सूमो है वो रुक जाती है और जिसके बाद सूमो प्रिंसेस के पास बैठता है और उसके करीब जाता है और सूमो को ऐसे अपने करीब आते हुए देखकर प्रिंसेस घबराने लगती है और फिर सूमो उसके फोरहेड को अपनी नोज से टच करता है और जिसके बाद सूमो वहाँ से उठकर चला जाता है और सूमो के ऐसा करने से प्रिंसेस की फोरहेड पर लगी वो अनटचेबल सील ब्रेक हो जाती है और जिसका पता अगले दिन सभी को चल जाता है। और ये बात जानकर लॉर्ड कियान सबके सामने कहता है कि कोंग सांग की फ्यूचर क्राउन प्रिंसेस ने एक बहुत ही घटिया काम किया है। जिस पर बाइंग का फादर बहुत ही ज्यादा गुस्सा हो जाता है। जिस पर लॉर्ड कियान कहता है कि अगर ऐसी बात है तो चलो उस मर्मेड चाइल्ड से ही पूछ लेते हैं। जिसके बाद वो लोग वापस सूमो को बुलाते हैं और लॉर्ड कियान सूमो से पूछता है कि बच्चे जरा सबको बताओ कि कल रात आखिर क्या हुआ था। जिस पर प्रिंसेस का फादर लॉर्ड कियान से कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग खराब है, आखिर तुम ये क्या बोल रहे हो। जिस पर लॉर्ड कियान बेशर्मी के साथ हंसते हुए कहता है कि तुम बस एक मर्मेड स्लेव हो और आखिर तुम ऐसी हरकत कैसे कर सकते हो। और असल में वो ये सारी बातें प्रिंसेस के फादर के लिए कह रहा होता है। जिस पर सूमो कहता है कि वो प्रिंसेस थी जिसने मुझे खुद के करीब बुलाया था और ये सुनकर प्रिंसेस चौंक जाती है और प्रिंसेस का फादर सूमो को मारने जाता है और लॉर्ड कियान उन दोनों के बीच आकर कहता है कि लॉर्ड व्हाइट इस पर इतना गुस्सा होने की कोई जरूरत नहीं क्योंकि अब ये मामला ग्रेट प्रीस्ट ही डिसाइड करेंगे कि आखिर इसके साथ क्या किया जाए। जिस पर वो लॉर्ड प्रीस्ट सूमो से फिर से वही सवाल करते हैं। जिस पर सूमो फिर से वही कहता है कि वो प्रिंसेस ही थी जिसने मुझे खुद के करीब बुलाया। जिसे सुनकर वो प्रीस्ट बाइंग से पूछता है कि क्या तुम कुछ कहना चाहोगी। जिस पर बाइंग खामोशी के साथ कहती है कि इसने जो कहा वो सच है, वो मैं ही थी जिस मर्मेड से बहुत ही ज्यादा अट्रैक्ट हो चुकी थी और कहती है कि प्लीज इसके लिए मुझे पनिश कीजिए। जिस पर उसका फादर उसे कहता है कि बाइंग आखिर तुम ये क्या बोल रही हो। जिस पर लॉर्ड कियान अपने सोल्जर से कहता है कि जाओ और जाकर इस क्रिमिनल बाइंग को पकड़ लो। जिस पर लॉर्ड व्हाइट अपनी तलवार को निकालते हुए कहता है कि आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी को पकड़ने की और फिर वो लोगों पर हमला कर देता है। जिसे देखकर बाइंग अपने फादर को बचाने के लिए उन पर हमला कर देती है और फिर वो अपने फादर से कहती है कि मुझे माफ कर देना कि मैंने आपको निराश किया और मैं अपनी नजरों के सामने किसी को भी आप पर हमला करने नहीं दे सकती। जिसके बाद वो उन ग्रेट प्रीस्ट से कहती है कि मैं जानती हूँ कि मैंने कोंग सांग को निराश किया और मैं इस सील को नहीं बचा पाई तो इसलिए मैं चाहती हूँ कि आप सब लोग इसकी सजा बस मुझे दे और इसमें मेरे फादर और किसी और से कोई लेना देना नहीं। और प्रिंसेस के मुंह से ये बातें सुनकर सूमो चौंक जाता है। जिसके बाद वो प्रीस्ट सबसे कहता है कि बाइंग ने कोंग सांग की रेपुटेशन के साथ जो काम किया है उसके लिए हमारे लॉ के मुताबिक इसे जिंदा जला देना होगा ताकि इसके अंदर की सारी इम्प्योरिटीज निकल जाए और इससे क्राउन प्रिंसेस का टाइटल ले लिया जाता है। और जिसे सुनकर सूमो दंग रह जाता है और ये सुनकर लॉर्ड कियान हंसने लगता है और वो अपने सोल्जर को बाइंग को कैप्चर करने के लिए कहता है। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वो लोग बाइंग को पकड़ लेते हैं पर तभी पीछे से एक आवाज आती है कि उसे जाने दो और फिर हमें दिखाया जाता है कि वहाँ पर क्राउन प्रिंस आ जाता है जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग रिस्पेक्ट के साथ ग्रीट करते हैं। जिसे देखकर लॉर्ड कियान उसे ज्ञान देने लगता है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि बस बहुत हुआ। जिस पर लॉर्ड कियान उसे कहता है कि क्राउन प्रिंस आप जो करने जा रहे हैं इस पर जरा फिर से सोचिए। जिस पर क्राउन
प्रिंस कहता है कि अब जब मेरे फादर की हेल्थ ठीक रही तो कॉन्ग सांग मेरे इंचार्ज में है और मैं भी देखना चाहता हूँ कि कॉन्ग सांग की फ्यूचर एम्प्रेस को हाथ लगाए। और फिर वो प्रिंसेस का हाथ पकड़ते हुए सबसे कहता है कि जैसा कि हमने वादा किया था हमारी शादी अब से 3 दिन बाद होगी। और फिर हमें 3 दिन बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर प्रिंसेस क्राउन प्रिंस के पास जाती है और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस उससे पूछता है कि आखिर क्या बात है, तुम यहाँ पर बात क्यों करना चाहती हो। जिस पर बाइंग उससे सवाल करती है कि आखिर मेरे ऐसा करने के बाद भी आप मुझसे शादी क्यों करना चाहते हैं। जिस पर क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि वो तो बस एक मर्मेड चाइल्ड है जिसका जेंडर अभी डिसाइडेड नहीं है और आगे चल के उसका जेंडर क्या होगा ये किसी को नहीं पता, तो आखिर क्या ही हुआ होगा। और मैं जानता हूँ कि ओल्ड मैन यानी कि लॉर्ड क्यान तुम्हें बस जान से मारना चाहता है और कुछ नहीं। जिसके बाद प्रिंसेस उससे कहती है कि मुझे आपसे एक फेवर चाहिए। जिस पर क्राउन प्रिंस उससे कहता है कि मैं समझ गया। और फिर वो कहता है कि मेरे टीचर ने नहीं बताया कि तुम इतनी ज्यादा काइंड और ऑनेस्ट हो और अगर मुझे ये बात पहले पता होती तो मैं इस चाइल्ड को कोई भी मौका नहीं देता। और फिर सुमो को वहाँ पर लाया जाता है जिसे देखकर क्राउन प्रिंस थोड़ा सा चिढ़ जाता है और फिर बाइंग सुमो से कहती है कि तुमसे लॉर्ड क्यान ने ये सब करने के लिए कहा था, उसी ने तुम्हें मेरे रूम में भेजा था और तुमसे ऐसा करने के लिए कहा था, है ना। जिस पर सुमो से कहता है कि उसने मुझसे कहा कि अगर मैं ऐसा करता हूँ तो मुझे मेरी आजादी मिल जाएगी और रही बात तुम्हारी कि तुम्हारे साथ क्या होगा इससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिस पर प्रिंसेस निराश होती हुई कहती है कि अच्छा अगर ऐसी बात है। और फिर वो उसके करीब आकर उसके कान में कहती है कि तो फिर याद रखना कि तुम्हें भूलना है, तुम्हें सब कुछ भूलना है। और फिर वो पीछे हटने लगती है और जिसे सुनकर सुमो हैरान रह जाता है और फिर वो उस टावर की तरफ दौड़ने लगती है जिसे देखकर क्राउन प्रिंस उसके पीछे दौड़ता है और बाकी सारे लोग भी उसके पीछे दौड़ते हैं और सुमो वहीं का वहीं खड़ा रहता है। और फिर कुछ देर ऐसे ही खड़ा रहने के बाद वो भी उसके पीछे दौड़ने लगता है और फिर हमें दिखाया जाता है कि प्रिंसेस उस टावर से कूद जाती है और क्राउन प्रिंस और सुमो उसे नहीं बचा पाते और उसे ऐसे गिरता हुआ देखकर सुमो की आंख से एक आंसू निकलता है। और जिसके बाद हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गॉडवे ने बाइंग को बचा लिया होता है और उसे एक लंबे वक्त के लिए सुला दिया होता है और जहाँ हमें ये भी बताया जाता है कि प्रिंसेस के जाने के बाद सुमो का ख्याल गॉडवे ने रखा होता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि कुछ वक्त गुजर जाने के बाद बाइंग की आंखें खुल जाती हैं और उसका गेटअप पूरी तरीके से चेंज हो चुका होता है और जैसे ही उसे आंख खुलती है वो सीधा कॉन्ग सांग की तरफ निकल जाती है जहाँ पर उसे एक सोल्जर से पता चलता है कि इस वॉर में क्राउन प्रिंस को पकड़ लिया गया है और उसके फादर की मौत हो चुकी है। जिसके बाद प्रिंसेस अपने घोड़े पर सवार होकर क्राउन प्रिंस को बचाने के लिए निकल जाती है और जहाँ पर हमें दिखाया जाता है कि क्राउन प्रिंस को मौत की सजा सुना दी जाती है। जिस पर क्राउन प्रिंस कहता है कि तुम लोग याद रखना मैं वापस जरूर आऊंगा। जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि 5 घोड़े मिलकर उसके गले 2 हाथ और पैरों को अलग अलग करने की कोशिश करते हैं और जैसे ही वो लोग ये सब करते हैं तभी वहाँ पर प्रिंसेस आ जाती है और उसके सूंड के हर एक पार्ट को कनेक्ट कर लेती है जिसे देखकर वहाँ के सारे लोग हैरान हो जाते हैं और लॉर्ड क्यान को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है और वो बाइंग को देखकर उस पर अपनी एक्सप्लोजन तीर से हमला करता है जिसके प्रिंसेस अपने स्वॉर्ड से 2 टुकड़े कर देती है। जिसके बाद वो लॉर्ड क्यान पर अपने स्वॉर्ड से एक स्लैश अटैक करती है जिसे लॉर्ड क्यान एक शील्ड बनाकर रोक देता है और बाइंग को देखकर वहाँ के सारे लोग कहते हैं कि ये तो हमारी क्राउन प्रिंसेस है और जो कि हमें बचाने के लिए हेवन से वापस आ चुकी है। और फिर वो उन सभी से कहती है कि कॉन्ग सांग के लिए दोबारा लड़ते हैं और जिसे सुनकर वहाँ के सारे लोग भी फाइट करने लगते हैं। और फिर हमें कुछ समय बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो ग्रेट प्रीस्ट प्रिंसेस को एक और हेवन रिंग देता है। जिसके बाद हमें सुमो को दिखाया जाता है जो कि जंगल में अकेला खड़ा होता है और तभी वहाँ पर गॉड में आ जाती है और वो गॉड में को देखकर उसकी तरफ दौड़ने लगता है और जहाँ पर वो थोड़ी तकलीफ में होता है और उसे ऐसी तकलीफ में देखकर गॉड में उसे कहती है कि लगता है कि तुम एक मेल में बदलने वाले हो। जिस पर सुमो चौंकते हुए कहता है कि ऐसा नहीं हो सकता, ये नामुमकिन है क्योंकि मुझे तो किसी से भी प्यार नहीं हुआ, तो आखिर ये कैसे हो सकता है। जिस पर गॉड में उसे कहती है कि क्या सच में ऐसा ही है और सुमो कहता है कि हाँ क्योंकि मैं उससे प्यार नहीं करता, आखिर मैं कैसे कर सकता हूँ, मैं तो बस उसे अपने लिए यूज कर रहा था। और वो लगातार अपनी फीलिंग्स का इनकार करता रहता है और जिसके बाद वो वहाँ से कहीं दूर निकल जाता है और एक बर्फीली वादियों में पहुंच जाता है और जहाँ पर वो यही कह रहा होता है मैं उससे प्यार नहीं करता, मैंने तो बस उसे यूज किया। और फिर वो जमीन पर गिर जाता है और इसी के साथ हमें फिर से प्रेजेंट टाइम का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सुमो अपने रूम में लेटा हुआ होता है और यही चीज कह रहा होता है और जहाँ पर वो बाइंग का नाम ले रहा होता है और इसी बीच उसके रूम में बाइंग आ जाती है और सुमो नींद में बेचैन हो जाता है और जैसे ही वो उठता है बाइंग उसे सुमो कहकर आवाज देती है और एक लड़की की आवाज सुन के उसका डॉन मुस्कुराता है। और फिर हमें दिखाया जाता है कि सुमो और बाइंग के बीच एक पतली मगर हल्की सी ट्रांसपेरेंट वॉल होती है और जिसके पीछे वो दोनों खड़े होते हैं और तभी उसका पपेट आकर बाइंग पर हमला करता है और उस वॉल को गिरा देता है जिसे देखकर प्रिंसेस पीछे हट जाती है और सुमो उसे रोक लेता है और फिर वो अपनी आंखें खोलता है और वो बाइंग को अपने सामने देखकर हैरान रह जाता है और यहाँ बाइंग उस स्प्लिट को देखकर चौंक जाती है और वो सुमो से कहती है कि सुमो आखिर तुमने खुद के साथ ऐसा क्यों किया। और जिसके बाद सुमो की आइस एक इवन रूप में कन्वर्ट हो जाती है और जिसके बाद उसका पपेट बाइंग पर हमला करने के लिए तेजी से बढ़ता है पर बाइंग उस पर एक स्लैश अटैक करके उसे दूर फेंक देती है और वो अटैक कहीं ना कहीं सुमो को भी जाकर लग जाती है जिसे देखकर प्रिंसेस कहती है कि नहीं ये स्प्लिट नहीं है। और फिर सुमो अपनी ड्रिंक्स को यूज करता है और जिससे बाइंग के पीछे एक पोर्टल बन जाता है और जहाँ से बाइंग पर बहुत सारे हमले हो जाते हैं जिससे वो जमीन पर गिर जाती है और उसका स्वॉर्ड उसके हाथ से छूट जाता है और जिसे देखकर उसका पपेट उस पर तेजी से हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और जैसे ही वो उस पर हमला करने वाला होता है सुमो अपने पपेट को कंट्रोल कर लेता है और इस कोशिश में उसके हाथ से खून निकलने लगता है और जिसके बाद उस पपेट की वो इवल धागे टूट जाते हैं और सुमो अपने पपेट को फिर से अपने कंट्रोल में ले लेता है। और जिसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बाइंग जमीन पर गिरकर गायब होने लगती है और जिसे देखकर सुमो लड़खड़ाते हुए उसके करीब जाने लगता है पर फिर वो भी जमीन पर गिर जाता है और उसकी आंखें बंद हो जाती है और ये पार्ट यहीं पर एंड होता है।